नेशनल पर। नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नजर और आपको बताएंगे कि क्यों जापान में पहली बार 17 सालों में पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को आज एक रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए बैंक ऑफ जापान ने अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप लाइन्स। नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आज दूसरा दिन। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हर साल किया जाएगा महाकुंभ का आयोजन और हर साल बड़ा होता जाएगा ये आयोजन। स्टार्टअप्स ही हैं भारत का भविष्य, भारत बनेगा इनोवेशन हब। आयकर विभाग ने 15 मार्च तक 73,500 करोड़ रुपए की रिकवरी की। बीते साल 52,000 करोड़ रुपए की कुल रिकवरी की गई थी। 56,000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स के बकाया के तौर पर रिकवर किए गए। साल 2024-25 के लिए अमेरिका के H1 वीजा में आवेदन की अवधि इस हफ्ते होगी समाप्त। अप्रैल से अमेरिका के H1B वीजा की फीस $10 से बढ़ाकर के $110 और रजिस्ट्रेशन फीस $10 से बढ़ाकर के $215 कर दी गई। 2016 के बाद पहली बार यह बढ़ोतरी की गई। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ टॉप लाइन्स अब आपकी स्क्रीन पर जिन पर हमारी निगाह रहेगी। आपको तफसील से बताएंगे कि क्या कुछ हैं बड़ी खबरें और लेकिन सबसे पहले अभी देखते हैं कि किस तरह से बाजारों की शुरुआत हुई और सेंसेक्स और निफ्टी ने आज के कारोबार में किस तरह की ओपनिंग की। गिफ्ट निफ्टी से नेगेटिव बायस संकेत मिलने शुरू हो गए थे। 36 अंक नीचे 22,061 के स्तर पर गिफ्ट निफ्टी दिखाई दिया और उसका असर सेंसेक्स की आज ओपनिंग गिरावट के साथ हुई। 316 अंक नीचे 72,431 के स्तर पर आज सेंसेक्स खुलता हुआ नजर आया। निफ्टी में 91 अंक की गिरावट 21,964 का स्तर दिखाई दिया आज के शुरुआती कारोबार में। दोनों ही प्रमुख इंडेक्स आज नेगेटिव बायस के साथ कारोबार की शुरुआत करते हुए दिखाई दिए। टॉप गेनर्स अदानी एंटरप्राइजेस, आईटीसी, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस और यूपीएल 0.36 से 1.1% की बढ़त। आईटीसी में करीब आधे फीसदी की बढ़त देखी जा रही है। जहां पर गिरावट है उनमें टीसीएस करीब 3% नीचे, बीपीसीएल 574 का भाव करीब 1.3% नीचे, विप्रो, अपोलो हॉस्पिटल और बजाज फिनसर्व। टीसीएस में ब्लॉक डील की खबर के बाद ये गिरावट देखी जा रही है। 3% नीचे का भाव टीसीएस ने तय किया था ब्लॉक डील के लिए। ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स फ्यूचर्स, S&P 500 और नैस्डैक तीनों ही प्रमुख इंडाइसेस अमेरिका के बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोपीय बाजारों में सभी बाजार नेगेटिव बायस के साथ आज कारोबार करते हुए नजर आए। एफटीएससी में भी गिरावट, फ्रांस और जर्मनी के इंडेक्स में भी गिरावट। देखते हैं आज सुबह एशियाई बाजारों में किस तरह की हलचल रही। जापान में गिरावट 144 अंकों की, हैंगसेंग में भी 141 अंकों की गिरावट और कॉस्पी में 33 अंकों की गिरावट नजर आई है। क्रूड ऑयल का भाव $86 प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और कुछ एस्टिमेट्स ये मानते हैं कि शायद $90 के स्तर तक ये पहुंच सकते हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारा आज का फोकस स्टार्टअप की हम बात करेंगे और पेटेंट्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी क्यों रही। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम इकोनॉमी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क
नजर आएगा। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। शिव बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और अब हम आज के फोकस की बात करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या है हमारा आज का फोकस। और फोकस हमारा है आज जो स्टार्टअप महाकुंभ चल रहा है उसमें पेटेंट्स की क्या स्थिति है, आइए देखते हैं। और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ के दौरान कहा कि भारत इनोवेशन का नया हब बनने जा रहा है। ये स्टार्टअप महाकुंभ 2024 देश के युवाओं की प्रतिभाओं को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि हर साल स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन लगातार बड़ा होता जाएगा। ये कुछ तस्वीरें हैं स्टार्टअप महाकुंभ की कल की, जब उन्होंने स्टार्टअप पवेलियन का दौरा किया। 3 पवेलियंस बनाए गए हैं। हॉल नंबर 3, 4 और 5 में जाकर के आप भारत मंडपम में स्टार्टअप्स की हलचलों पर नज़र रख सकते हैं। कई सारे स्टॉल्स पर वो गए और स्टार्टअप्स के साथ मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। भारत के इनोवेशन हब को बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया है। 2024 में पहली बार यह आयोजन किया गया और स्टार्टअप्स को ग्लोबल स्तर तक ले जाने की तैयारी है। अभी तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसको पहले स्थान पर ले जाने का कार्य अब किया जा रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सज चुका है भारत का पहला स्टार्टअप महाकुंभ 2024। 50,000 से ज्यादा बिजनेस डेलीगेट्स, देश और विदेश के 1,000 से ज्यादा निवेशक, 1,000 से ज्यादा स्टार्टअप एग्जीबिटर्स, 500 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स। स्वागत है आप सभी का दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में। एआई और सैस, एग्रीटेक, क्लाइमेट टेक, डीप टेक और बायोफार्मा समेत 10 फोकस सेक्टर्स 18 से 20 मार्च के बीच स्टार्टअप महाकुंभ में भारत के समाधानों को दुनिया तक पहुंचाते नजर आएंगे। All of you must actually first become an AI company. First become an AI company and then do everything else. Reverse, re-engineer, completely become an AI company. That will make you transform. So, ladies and gentlemen, this is a once in a lifetime opportunity. This Mahakumbh, to my mind, is a great event. It really brings a once in a lifetime opportunity for India. स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद सिडबी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से स्टार्टअप्स को 56,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सचिव आर.के. सिंह ने कहा कि भारत डीप टेक के लिए नई पॉलिसी जल्द ही जारी करेगा। Government of India is in the process of creating a separate, dedicated deep tech startup policy. The policy paper is now in the final stages of discussion of interministerial discussions, and we hope to bring it forward soon. And after that, we will hopefully move towards creating a dedicated fund of funds again, since government wants to do it in an arm's length manner. We don't want to sort of start picking winners and losers in business, which is why we created this concept of AIFs and fund of funds. भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अब तक $140 बिलियन से ज्यादा का निवेश हो चुका है। 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां अलग अलग समस्याओं के समाधान पर काम कर रही हैं। स्टार्टअप महाकुंभ से भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल स्तर पर ले जाने की तैयारी है। आगे चल के स्टार्टअप महाकुंभ हर साल आयोजित किया जा सकता है। साल 2024 में स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। महाकुंभ में 5,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप उद्यमी तैयार होने की उम्मीद है।
साल 2023 में स्टार्टअप्स की फंडिंग 7 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। 2022 में 25 अरब डॉलर के मुकाबले 2023 में सिर्फ 7 बिलियन डॉलर का निवेश आया। साल 2024 में माना जा रहा है कि एक बार फिर से स्टार्टअप्स में निवेश के सुनहरे दिन वापस आएंगे। उद्योग परिसंघ, एसोचैम, नेस्कॉम, बूटस्ट्रैप फाउंडेशन, टाई और IVCA के सहयोग से वाणिज्य मंत्रालय ने इस महाकुंभ की शुरुआत की है, जो देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल उड़ान देने जा रहा है। साल 2016 में जो एक छोटी सी शुरुआत हुई थी स्टार्टअप इंडिया अभियान के जरिए, आज वो एक क्रांति बन चुकी है। विकसित भारत में अपना योगदान देने के लिए स्टार्टअप इंडिया अपने तौर पर तैयार खड़ा दिखाई देता है। स्टार्टअप महाकुंभ से इस अभियान को और भी तेजी मिलने की उम्मीद है और उम्मीद ये की जा रही है कि साल 2024 भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, भारत मंडपम, नई दिल्ली। और भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछले 1 साल में 1 लाख से ज्यादा पेटेंट्स प्रदान किए हैं। एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि लगातार जो पेटेंट्स की संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े पारिस्थितिकी यानी जो इकोसिस्टम है उसमें बदलाव आया है। आपको याद होगा स्टार्टअप्स के लिए जो पेटेंट्स की सुविधा थी उसमें फीस में कमी की गई थी और पेटेंट कार्यालय ने 1 साल के भीतर 1 लाख पेटेंट प्रदान किया। आप समझिए कि ये संख्या कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी संख्या में इनोवेशन हो रहा है देश में। 15 मार्च तक का आप देखिए 1,01,300 से ज़्यादा, हर दिन 250 पेटेंट दिए गए हैं। अब आप समझिए एक दिन में आपको 250 से ज़्यादा आवेदन तो बहुत ज़्यादा किए गए हैं, उसमें जो ग्रांट किया गया 250 से ज़्यादा। अब तक 2023-24 में सबसे ज़्यादा 93,000 पेटेंट्स देखे गए थे। अब तक का ये ऑल टाइम हाई देखा जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए इस लिहाज से भी है क्योंकि ये इनोवेशन के तौर पर, हब के तौर पर जो भारत को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है और GIA जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर होता है उसकी संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही। मुझे याद आ रहा है लास्ट GI अयोध्या धाम के जो हनुमान लड्डू हैं, हनुमान गढ़ी के लड्डू हैं, उनको दिया गया था। और बहुत सारे ऐसे ही प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। कॉपीराइट की बात करें, जियोग्राफिकल इंडिकेटर GI टैग की बात करें या फिर पेटेंट, लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और बीते वर्षों की तुलना में ये जो बढ़ोतरी है कई गुना देखी जा रही है। डॉक्टर प्रलोक गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर IIFT से जुड़ रहे हैं इस खास बातचीत के लिए। डॉक्टर प्रलोक गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। इस खास प्रोग्राम में हम लगातार आपसे WTO और जो पेटेंट जैसे मुद्दे हैं उन पर बात करते रहते हैं। ये जो इनोवेशन बनाने का एक नया अभियान सरकार ने शुरू किया है, हमने देखा एक बड़ा फंड R&D के लिए इंटरिम बजट में प्रपोज किया गया। पेटेंट्स की इतनी बड़ी संख्या, हर दिन 250 पेटेंट्स। जी अजय जी, बिल्कुल। अभी जैसा आपने बताया कि पिछले 1 साल में लगभग 1 लाख से ज्यादा पेटेंट ग्रांट किए गए हैं। ये क्लियरली एक इंडिकेशन है जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है इंडियन इकोनॉमी में और जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं। सो बैकवर्ड लिंकेजेस इन टर्म्स ऑफ जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलपमेंट हो रहा है, जो देश के युवा हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, दे आर कंटिन्यूअसली बिल्डिंग ऑन इनोवेशन एंड क्यूरियोसिटी ऑफ माइंड। दूसरी तरफ जो आपकी पहली न्यूज थी जो स्टार्टअप महाकुंभ की, ये जो इनोवेशन है अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होंगे स्टार्टअप्स में। तो जो स्टार्टअप कल्चर है उसकी वजह से जो रोजगार है, आपका जो इनकम है, उन सब के ग्रोथ में सब कंट्रीब्यूट करेंगे। डॉक्टर प्रलोक गुप्ता, ये समझाइए हमें, अगर भारत में पेटेंट मिल जाता है आपको 250 पेटेंट मान लीजिए एक दिन में आप ग्रांट करते हैं, तो क्या उसको दूसरे देशों में भी प्रोटेक्शन रहेगा? कुछ ऐसे इंटरनेशनल लॉज हैं, आपको हर देश में अलग अलग जाकर के पेटेंट फाइल करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर पेटेंट मिल गया है तो ऑटोमेटिकली सभी देशों में पेटेंट आपका एप्लीकेबल होगा। ये इस पे डिपेंड करता है कि जो कंट्री है उसका किन देशों के साथ में एग्रीमेंट है कि एक जगह पेटेंट दूसरी जगह भी एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन WIPO जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये ऑटोमेटिक नहीं है कि यहाँ पर पेटेंट मिल गया तो इसका मतलब आगे मिल जाए। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया है, वो अगर जो यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं या जो इनोवेटर्स हैं वो यहाँ पर पेटेंट करा लेते हैं, लेकिन उसी चीज को उनको अगर कहीं दूसरे मार्केट में ले जाना है तो वो काफी कॉस्टली अफेयर होता है। काफी कॉस्टली होता है। एट द स्टेज ऑफ स्टार्टअप उतने कॉस्ट को बियर करना वो बहुत मुश्किल होता है।
तो जो स्केलेबिलिटी है स्टार्टअप्स की बिल्कुल सही कहा फॉरेन मार्केट्स में उसको अफेक्ट करता है। तो क्या जो इकोसिस्टम है पेटेंट ग्रांटिंग का, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग फाइल कर रहे होंगे? फाइल मेरे ख्याल से 500 कर रहे होंगे, तभी तो 250 लोगों को पेटेंट ग्रांट किया जा रहा है। तो और उसमें शायद फीस में भी कमी की गई थी, शायद 80% की कमी की गई थी स्टार्टअप्स के लिए। उसका कुछ असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, सिर्फ नियम ही नहीं, जो ओवरऑल कल्चर उसमें बदलाव हुआ है। तो दो चीजें मैं इसमें आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तो जो हम लोगों का पेटेंट ऑफिस है, उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है। तो 2021 में नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन स्टार्ट किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स, फैकल्टी, रिसर्चर्स, उनको पेटेंट के बारे में ज्यादा अवेयरनेस किया गया। उसका जो वर्जन 2 है वो 2022 में लॉन्च किया गया। जी जी। इसके अलावा एक आईपी मंथन भी स्टार्ट किया गया, जिसमें जो साइंटिस्ट हैं, आईआईटीज हैं, उनके थ्रू ज्यादा से ज्यादा इस चीज पर टॉक किए गए, जिससे लोगों में जानकारी बढ़े कि पेटेंट होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अभी अगर हम देखें कि हमारे जो खास करके टीयर 2 सिटीज हैं या जो छोटी जगह हैं, वहां पर बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं। तो चलिए बताई दीजिए, सरल शब्दों में आप बताई दीजिए, जो लोग नहीं जानते पेटेंट्स तो वो क्या करें, कैसे करें और क्यों पेटेंट दाखिल करना चाहिए? शायद बहुत सारे लोगों के लिए नया शब्द होगा वो। देखिए, जो पेटेंट है एक्चुअली, जब भी आप कोई आविष्कार करते हैं तो ये एक तरह से उस आविष्कार के, आपका जो आविष्कारक माइंड है उसके लिए एक प्राइज है। तो 3 चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी पेटेंट को ऑब्टेन करने के लिए। पहला कि उसमें कोई नोवेल्टी होनी चाहिए, यानी कि आप जो कर रहे हैं वो कुछ नई चीज होनी चाहिए। इट्स ऐसा नहीं कि वो जो एज यूजुअल है वही चीज हो। दूसरा, नॉन ऑब्वियस, कि जो भी आप कर रहे हैं वो ऐसा ना लगे ये तो बहुत सरल सी चीज है। और तीसरी चीज ये है कि जो भी आप आविष्कार कर रहे हैं वो उसका कुछ इंडस्ट्रियल यूज होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपको पेटेंट ऑब्टेन किया जा सकता है। अब बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हम अक्सर खबर सुनते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने आविष्कार किया है, तो उनको वो जानकारी नहीं है। तो इसके लिए जो ये अवेयरनेस मिशन में आपको भी बता रहा था, ये जो शुरू हुआ है, तो उसके थ्रू अब हमारे जो आपका जो कॉलेज सिस्टम है उसमें क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं, टीयर 2 सिटीज से, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। तो जब उनको जानकारी होती है तो वो अपनी जगह पर उस चीज को भी, उस इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कोई नई चीज वहां पर डेवलप हुई है तो वो उसको प्रमोट करते हैं कि भाई आप भी इसका पेटेंट के लिए फाइल करो। आपने अपने छात्रों का जिक्र किया तो मुझे अटल टिंकरिंग लैब का ध्यान आ गया। 10,000 से ज़्यादा जो टिंकरिंग लैब्स बन रही हैं, शायद उसमें स्टूडेंट सब जा करके, और आपको पता चला है कुछ जगह पे तो स्टूडेंट सैटेलाइट्स भी बना रहे हैं, छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम, सही करें आप, और ये इंटीग्रेट हो रहा है एजुकेशन सिस्टम को, पेटेंट सिस्टम को, इंडस्ट्रियल जो सोल्यूशंस हैं उन सभी को, स्टार्टअप इकोसिस्टम के सबको इंटीग्रेट करके जब हम लोग काम करते हैं तो उसका नतीजा जरूर निकलता है। बिल्कुल, लेकिन इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा अजय जी, कि ये जो ओवरऑल हमारा जो डेवलपमेंट है उसकी एक तरह फर्स्ट स्टेज है। अगर आप इकोनॉमिक थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखें, जो शुम्पीटर की थ्योरी, जो फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इनोवेशन थ्योरी दी थी, जी। तो 3 स्टेज रहते हैं, इन्वेंट, इनोवेशन एंड डिफ्यूजन। तो ये अभी जो स्टेज है जहां पे अभी हमने कहा जैसे 1 लाख हमें इन्वेंशन पेटेंट हुए, ये इन्वेंशन स्टेज है। इसके बाद इनोवेशन, जहां पे कि आप इससे रिलेटेड जितना भी रिसोर्स है जो कंबाइन करते हैं और फिर एक्चुअली जो प्रोडक्ट होता है वो डेवलप होता है। और थर्ड में जहां जैसे जिसको प्रोडक्ट को आप कमर्शियल यूज कर सकें, और जो थर्ड स्टेज होती है जहां पे एक्चुअली वो डिफ्यूज हो जाता है, यानी कि ऐसा नहीं सिर्फ आप ही यूज कर रहे हैं उसको, जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज है वो उसको यूज कर रहे हैं। तो ये जो 2 स्टेज आ गए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा। जैसे जो फोटोकॉपियर होता है जेरोक्स, जी 1938 में कार्लसन ने, वो भी एक पेटेंट अटॉर्नी ही हुआ करते थे, तो उनको लीगल डॉक्यूमेंट को कॉपी करने बड़ी मुश्किल होती थी, तो उन्होंने इसका जो है इन्वेंशन किया। लेकिन ये इन्वेंशन स्टेज थी, उसको रिसोर्स कंबाइन करके कमर्शियल यूज तक लाने में 10 साल लगे। 1948 कंपनी में जो एक बैटल कंपनी थी, उन्होंने फंडिंग की और तब वो एक्चुअली कमर्शियल यूज हुआ और आम आदमी के लिए पीरियड है वो कम रहना चाहिए, जिससे कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ कंपनीज को मिले और अंत में जाकर के आम आदमी को मिले। डॉक्टर प्रलोक, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने का और पेटेंट की दुनिया में अभी क्या कुछ चल रहा है उस पर अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्टार्टअप महाकुंभ में कई ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो सरकार के साथ मिलकर के देश और विदेश में अपनी समस्याओं का समाधान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में जो जेम प्लेटफॉर्म है उस पर भी लगातार जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें जो स्टार्टअप रनवे बनाया गया है उससे क्या कुछ फ़ायदा मिल रहा है, हमने बात की CEO जेम प्रशांत कुमार सिंह से। आइए सुनते हैं। भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 2024 इतिहास में याद रखा जाएगा जब भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल ले जाने की तैयारी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्या कुछ मदद मिल रही है जेम प्लेटफॉर्म्स पर, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जेम के CEO मिस्टर प्रशांत कुमार सिंह हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम जेम कनेक्शन क्या है और फोकस क्या है? पहला कनेक्शन तो यही है कि हम खुद ही स्टार्टअप है गवर्नमेंट के इकोसिस्टम में, और जिस तरह हमारी ग्रोथ रही हम चाहते हैं कि हर एक स्टार्टअप हिंदुस्तान का ऐसे ही ग्रो करे। हमने पहले साल में 400 करोड़ किया और इस साल हम 4 लाख करोड़ करेंगे, तो 1000 टाइम्स की ग्रोथ हमारी हुई है। और इंक्लूसिविटी का जो हमारा पिलर है उसमें हमें खास बल देते हैं कि जितने स्टार्टअप्स हैं उनको हम प्रमोट कर पाएँ। अभी करंटली हमारे पास 23,000 स्टार्टअप्स हैं और करीब 23-24 हज़ार करोड़ का व्यवसाय कर चुके हैं। बट इस तरह का जो इवेंट हुआ है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा ये इनफैक्ट इट्स एन इपॉक मेकिंग इवेंट। बट होगा क्या कि इसमें हर आदमी दूसरों को भी देखेगा और दूसरों से बहुत कुछ सीखेगा, उसका इमेजिनेशन फायर होगा। और जिस तरह हम लोग सब कह रहे हैं कि विकसित भारत 47 के लिए स्टार्टअप के पास ही चाबी है और हर लोग को साथ में काम करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्री हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, स्टार्टअप खुद हो, और एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम बना सकते हैं हम। आज हम विश्व में 3रे नंबर पर है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, और हमने सुना इनॉग्रल में कि अगले 5 वर्षों में हम नंबर 1 पे भी आ जाएंगे। आई एम श्योर ऑफ दैट। आपने जैसे कहा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस खुद में एक स्टार्टअप है, आपने शुरुआत की और आज कई सारे माइलस्टोन्स आपने ऐसा सही क्या किया जो इस स्केल पर पहुंचे, और कैसे आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसने इस हाइट तक पहुंचाया है जेम को? मेन तो हमारा जो मेन सक्सेस का फैक्टर है वो टेक्नोलॉजी है और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी है। और हमने ये भी सोचा कि भाई जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसका दर्द हम समझें, तो जितने बायर्स थे, सेलर्स थे, उनसे हमने सीखा उनको क्या चाहिए, क्या उनको अड़चने आ रही हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सब दूर किया और बहुत कन्विंसिंग लगी। बट हमने ये देखा कि एक बार जो हमारे पोर्टल पे आ जाता है वो फिर स्टिक करता है, बिकॉज उसको एडवांटेज दिखता है यहाँ पे। बट टेक्नोलॉजी का हम बहुत यूज़ करते हैं बिकॉज हमारा मानना है कि अगर हम इन सिंक नहीं रहेंगे तो हम बहुत जल्दी इरेलेवेंट हो जाएंगे। और आजकल जिस पेस पे टेक्नोलॉजी बदल रही है तो बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जेम वी शुड बी टोटली इन सिंक। हमें पूरा पता होना चाहिए क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं आज, कल, परसों, उसका रोड मैप हमारे पास क्लियर होना चाहिए। जो स्टार्टअप्स हैं वो आपके साथ कैसे जुड़ रहे हैं, उनको आप किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और जेम कैसे एक और विंग दे रहा है उनको अगली उड़ान के लिए? स्टार्टअप्स जो DPIIT में रजिस्टर होते हैं वो हमारे यहाँ पोर्ट आउट हो जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी किया है, हमने अपना एक स्टार्टअप रनवे लॉन्च किया है। रनवे क्यों बोलते हैं कि ये वो प्रोडक्ट होंगे जो कि अदरवाइज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट है। अब जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, एक स्टार्टअप ने बनाया था एक रोबोटिक स्कैवेंजिंग मशीन। तो वैसा कोई मशीन थी नहीं, तो गवर्नमेंट बायर कैसे खरीदेगा? लोग बोलेंगे भाई तुम पास परचेज हिस्ट्री दिखाओ, टर्नओवर दिखाओ, तो वो सब स्टार्टअप रनवे में एग्जेम्प्ट है। तो वो सिर्फ बायर डिसाइड करेगा कि मैं मुझे लेना है कि नहीं।
अपना ऑल्टरनेटिव से मैच करेगा कि ये कॉस्ट कंपैटिबल है कि नहीं, कितना एफिशिएंट है। और हमने देखा कि बहुत सक्सेसफुल रहा है ये, और आगे जाके बहुत महाकुंभ हो गया है। अब इसके बाद में वी एक्सपेक्ट कि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी। कोई टारगेट है सर स्टार्टअप को सेंटर करते हुए जेम का कितना कुछ हो सकता है टर्नओवर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ भी? मैं तो मैक्सिमम चाहूँगा। अभी जैसे 23,000 कर रहे हैं, पर उस 23,000 में हर वो चीज़ नहीं है इनोवेशन वाला। तो अब गोइंग फॉरवर्ड हम ये करेंगे कि जहाँ पे जो स्टार्टअप्स इनोवेट करके आ रहे हैं, अपना बना रहे हैं, उसको हम इंकरेजमेंट देंगे। इस इवेंट के बाद हम लोग स्टार्टअप से इंडिविजुअली भी एसोसिएट करेंगे, एज ए ग्रुप भी करेंगे, एज अ सेक्टर भी करेंगे, स्टेट वाइज है वो भी करेंगे, ताकि जितना कंट्रीब्यूट कर सके। हमें पता है स्टार्टअप का दर्द और हमें पता है स्टार्टअप की सक्सेस, तो उस माध्यम से हम उसको सबको आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो करीब 1.25 लाख स्टार्टअप्स में से 23,000 जेम प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं, और कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट से ऑर्डर्स मिलना अगर पक्का होता है तो स्टार्टअप के अंदर एक नया जुनून होता है कुछ कर दिखाने का, और कुछ ऐसे सोल्यूशंस जो कि ग्रैंड चैलेंजेस का समाधान दे सकते हैं देश और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर भी, उनको एक नई पहचान इस इन्वेस्टर महाकुंभ से मिलने जा रही है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ हजम मिश्र, डीडी न्यूज़, भारत मंडपम, दिल्ली। और अब चलते चलते नजर डालते हैं कारोबार जगत से कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार को डिविडेंड से शानदार कमाई हो रही है। वित्त मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक नॉन फाइनेंशियल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार को 61,149 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है, जिनमें सरकार के पास माइनॉरिटी स्टेक है। यह आंकड़ा इन कंपनियों से मिले डिविडेंड का नया रिकॉर्ड है। सरकार उन इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रही है जिन्होंने प्रोत्साहन राशि वापस नहीं की है। सरकार का कहना है कि उन्होंने फेम 2 योजना के तहत गलत तरीके से सब्सिडी का दावा किया था। पीएमपी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण 3 मूल उपकरण निर्माताओं को सरकार को करीब 310 करोड़ रुपए वापस करने हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने सिम स्वैप धोखाधड़ी को कम करने के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव की घोषणा की। नए नियम चोरी या क्षति के कारण नया सिम लेने के 7 दिनों के भीतर नए सिम कार्ड में पोर्ट करने पर रोक लगाते हैं। ट्राई का कहना है कि नए नियम दूरसंचार विभाग के सुझावों और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद बनाए गए हैं। नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। देश के विमानन क्षेत्र में हाल में उतरने वाली विमानन कंपनी फ्लाई 91 ने सोमवार को गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए पहली उड़ान भरते ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया। क्षेत्रीय विमानन कंपनी ने बेंगलुरु से सिंधुदुर्ग के लिए भी अपनी पहली उड़ान का परिचालन किया। कंपनी ने 1,991 रुपए के विशेष किराए की पेशकश की है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआती ऑफर फ्लाई 91 के सभी उड़ान क्षेत्रों पर लागू होगा। टाटा सन्स ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 0.65% हिस्सेदारी खुले बाजार में बेचने की योजना बनाई है। समझौते के मुताबिक टाटा सन्स 4,001 रुपए के भाव पर 2.34 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। आधार कीमत टीसीएस के पिछले बंद भाव के मुकाबले 3.7% कम है और इसी के हिसाब से टाटा सन्स 9,362 करोड़ रुपए जुटाने में सक्षम होगी। इस महीने घरेलू बाजार में यह दूसरा प्रमुख ब्लॉक डील होगा। 13 मार्च को ब्रिटिश अमेरिकन टोबैगो ने 17,485 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आईटीसी में 3.5% हिस्सा बेचा। टाटा स्टील का कहना है कि उसने ब्रिटेन में पोर्ट टालबोट संयंत्र में कोक ओवन का परिचालन बंद करने का फैसला किया है। टाटा स्टील ने एक नियामकीय सूचना में कहा, कोक ओवन बंद होने के प्रभाव को कम करने के लिए वह कोक के आयात में वृद्धि करेगी।